25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सीधी जंग छिड़ गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि जो सीए के दायरे से बाहर होगा उसे डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा, गिरफ्तार करेंगे, फिर बीएसएफ को दे देंगे कि इन्हें देश से बाहर निकाल। और इसका असर यूपी की सियासत में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है सब कुछ इसलिए किया जा रहा क्योंकि यूपी का चुनाव है। कांग्रेस पूछ रही है कि अरे पहले बार क्यों नहीं किया, 12 साल से कर क्या रहे थे। उधर अखिलेश यादव बंगाल के बहाने ओबीसी आरक्षण के बीच में तुष्टीकरण का दांव खेल चल रहा है। कैसे आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन एक और बड़ी जानकारी यह है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम यूपी में जीत की अपील कर रही है और मुस्लिम लीग के मॉडल पर। यह पूरी कहानी क्या है आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট, এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। करिए ना, कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से आप? भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन प्लान तैयार है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सीएए लागू करते हुए दो टूक कह दिया कि घुसपैठियों के दिन पूरी तरह लग चुके हैं। जो सीएए के दायरे में नहीं आएगा उसे गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा और फिर उसे डिपोर्ट किया जाएगा। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। शुभेंदु सरकार के इस कड़े रुख से मानो विपक्षी खेमे में करंट दौड़ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फौरन घुसपैठियों के बचाव में केंद्र सरकार की घेराबंदी करने मैदान में उतरा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा 12 साल से मोदी सरकार कर क्या रही थी, तो वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा ये स्टंट यूपी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े। पलटवार में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने साफ कह दिया जो घुसपैठिया है उसे डिपोर्ट होना ही होगा। तो करिए ना, बॉर्डर स्टेट है, करिए ना, कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से आप? देश की सुरक्षा का जिम्मा स्टेट के हाथ में नहीं होता। देश की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र केंद्र की सरकार के पास है। 12 साल से आप क्या कर रहे हो? भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको सीए के माध्यम से हम नागरिकता देंगे। सीए के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। The government should come out clean. How many Bangladeshis or illegal migrants were caught in Bihar? What happened to them? Me and you all deserve to know that status. They're silent. Anybody is talking about Bihar, illegal immigrants in Bihar and Jharkhand and UP? Anybody is talking? Next election will be UP. They'll start speaking the same thing in the UP. सवाल है कि चुनावी दांव कौन चल रहा? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बंगाल में ओबीसी कोटा घटाए जाने के बहाने यूपी में आरक्षण का मुद्दा उठाकर तुष्टीकरण का नया अध्याय खोलने की कोशिश में? नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है उसने ओबीसी का आरक्षण 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही नहीं। बात सिर्फ अखिलेश के आरक्षण के हथियार से तुष्टीकरण के दांव खेलने तक ही सीमित नहीं है। इस खेल में ओवैसी की पार्टी के नेता भी फ्रंट फुट पर है। एमआईएम नेता इसरार अहमद केरल की मुस्लिम लीग की तर्ज पर मजहबी सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं और खुलेआम मुस्लिम गोलबंदी का एजेंडा चला रहे हैं। आबादी के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के इस दावे ने यूपी की सियासत में बारूद का काम किया। बीजेपी ने सीधा हमला बोलते हुए इसे देश को बांटने वाली मुस्लिम लीग की सोच बताया, जबकि समाजवादी पार्टी ओवैसी को वोट कटवा बताकर अपना वोट बैंक खिसकने के डर से सहमी है।
ये मुस्लिम लीग की भाषा है, विभाजनकारी है। ये आज भी आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। यही बात के आधार पर ही तो देश का विभाजन हुआ था। एक पाकिस्तान पाक मुल्क के नाम पर इन्होंने ले लिया था। आज फिर उसी प्रकार से मजहब के आधार पर गोलबंदी करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका वोट कटवे के रूप में वो जाने जाते हैं पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जनता उनको वोट कटवे की भी भूमिका में नहीं रखती है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या देश में फिर से विभाजनकारी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की अलग सियासत खड़ी करने की कोशिश हो रही है? क्या बंगाल में घुसपैठ और यूपी में हिस्सेदारी की सियासत 27 के यूपी चुनाव का नया नैरेटिव बनने वाली? और क्या अखिलेश का आरक्षण कार्ड और ओवैसी की हिस्सेदारी वाली पिच बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का और बड़ा हथियार दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। नवीन जिंदल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एमएच खान, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। विवेक श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और दानिश अजीम, एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर एमएच खान आपसे। घुसपैठियों को बाहर करने की बात है, ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। आप अभी से यूपी चुनाव में इसका लिंक जोड़ने लगे? नहीं पांडे जी, नमस्कार आपको, आप सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को भी आदाब, नमस्कार। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी बुकलेट जारी किया है। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने इधर उधर की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद हम जो है 59,000 जो शिक्षार्थी थे जिनकी शिक्षा को निरस्त कर दिया गया, उनको न्याय देने का काम करेंगे और 90 दिन के अंदर ही जाति जनगणना करा देंगे। ये सारी बातें जो हो रही हैं पांडे जी, ये 2027 के चुनाव के लिए हो रही हैं। कोई नीट की परीक्षा रद्द हो गई, इस पर सवाल न करे कोई जो है खाद पे सवाल न करे। मैं इतनी जल्दी नहीं आता हूं बीच में, लेकिन कई बार आप नेता लोग मजबूर कर देते हैं कि मैं बहुत जल्दी टोक दूं। और मैं क्यों बता रहा हूं, एक तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता क्या कह रहे हैं, आप शायद सुनकर नहीं आते, पढ़कर नहीं आते हैं। और ये बात सर मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, 59,000 नहीं 69,000। आप 59,000 कह रहे हैं, आपकी पार्टी ही सुन लेगी। 69,000 कह रहा हूं मैं, आपने 59,000 कहा। नहीं 69,000 ही कह रहा हूं मैं। डिबेट फिर पीछे करके देख लीजिएगा। मैं बहुत तेज सुनता हूं। 59,000 का, खैर ठीक है, मैंने आपको ही दुरुस्त किया। कहना चाह रहा था स्लिप ऑफ टंग है वो। हाँ ठीक है, आप कहना चाह रहे थे 10,000 का फर्क, कोई स्लिप टंग हो गया होगा, टंग स्लिप हो गया होगा, वो ठीक है, मैं समझ गया। फर्क मान रहे हैं उसको। हाँ ठीक है, 69,000 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता पांडे जी। हाँ नहीं, कोई इतनी खड़ी बात नहीं है। आप तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि सारी चीजों का जो एक साहब, आप तो क्वेश्चन ही स्लिप कर गए। मैं पूछ रहा हूँ CAA पर सवाल मांग ले रहे हैं, आप चले जा रहे हैं 69,000 पर। आपका क्वेश्चन ही स्लिप हो रहा है। टंग की क्या बात करें? नहीं सीए पे का क्या सवाल है? क्या सवाल? अरे क्वेश्चन स्लिप कर गए। मैंने कहा हिंदू मुसलमान कि CAA के दायरे से जो बाहर बंगाल में कहा जा रहा है कि उनको बाहर कर देंगे, BSF को दे देंगे, इनको डिपोर्ट करो। पहली बात, इसको आप लोग यूपी के चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने ये सवाल पूछा। कर दीजिए। कौन नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो है उनको निकाल बाहर कीजिए, हमको तो कह रहे हैं। अरे तो आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं भाई। जहाँ पश्चिम बंगाल में आपने अपनी पार्टी के मुखिया की बात तो याद कर पा रहे हैं 15 साल से ना? आपकी पार्टी के सांसद ने क्या कहा वो आपको ध्यान में है? गजब एमएच खान साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई है तो उसको निकाल दीजिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन आप किसी को नाजायज तरीके से परेशान करेंगे कि आप नहीं है, आपके पास वो नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, और जबरदस्ती आप निकालेंगे तो उस पर ऐतराज है। जबरदस्ती वाले में ऐतराज है। और नवीन जिंदल धीरे से पूछ रहे हैं कौन तय करेगा? हमको नहीं चाहिए बांग्लादेशी आदमी यहाँ पर। नहीं चाहिए ना, जोड़ क्यों रहे हैं? बांग्लादेशी आदमी नहीं चाहिए यहाँ। नहीं, फिर नवीन जिंदल क्यों जोड़ रहे हैं यूपी में? नहीं, जोड़ कहाँ रहे हैं हम? उसके सहारे तो आप सरकार चलाते हो। आपको लगता है कि बांग्लादेशी नहीं होंगे तो सरकार आ रहा है, तो ये सब बातें उठ रही हैं। और आप बाहर कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि कौन चेक करेगा? अरे कौन चेक करेगा? ये असली है नकली है? वो चेक करेगा CAA के माध्यम से, वो चेक करेगी सरकार, वो चेक करेगी पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो चेक करेगी पुलिस, लोकल पुलिस, वो कर रही है। और जब वो कर रही है तब आपको आपत्ति होती है कि आप क्या तो इसकी जांच क्यों कर रहे हो? आप इसको क्यों बाहर निकाल रहे हो?
वो तो इतने साल से रह रहे अभी हैं, तक इतने क्यों साल नहीं से आपने घुसपैठियों आप को अभी तक अपने क्यों नहीं राज्यों कर रहे में थी? मैं पूछ रहा पुष्पित हूं आप। पल्लवित किया है। अब निकलने का समय है। और जिस प्रकार से रेला का रेला जा रहा है बंगाल की किसका तरफ, ये राज है सब 10 देख रहे साल से हैं। उत्तर प्रदेश में? किसका उत्तर राज प्रदेश से है? जोड़ो, ऑल किसी इंडिया देश से जोड़ लो आप। भारत सरकार में अरे आज 10 के साल से समय में किसका उत्तर राज है? प्रदेश में 10 भी साल से जो किसका राज घुसपैठिए है? हैं 10 या फिर साल में जिनका किसका कोई राज है अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में रहने का, कौन घुसपैठिए उनको हैं? वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। वो उत्तर प्रदेश में वोट नहीं डाल अच्छा सकते। ठीक, एमएच खान साहब एक सवाल हो रहा है आपसे, एक सवाल और है आपसे, कुछ भी कर लेना। एक मिनट नवीन भाई, एक मिनट अब सुनिए एमएच खान साहब, अनिला सिंह भी जुड़ गई है, ये एक सवाल और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सुनिए सुनिए, अरे खान साहब सुनिए ना, खान साहब सुनिए, एक सवाल और सुनिए। अखिलेश यादव जी ने कल कहा, आज याद आ रही है आपको? अरे सुनिए, अरे तो पहले आपने कब किया करने दिया? सुनिए। पश्चिम बंगाल के अंदर 15 साल से ममता बनर्जी बैठी थी, उसके साथ आप समझौता ठीक है। करके बैठे हुए थे। चलिए। वहां काम नहीं करने थे। काम नवीन जी जब आप आज करने तो देंगे तभी तो करेंगे। नवीन जी आज तो स्वागत करिए कि अगर समाजवादी पार्टी तो कह मैं तो रही कह रहा हूं, ये है तो कि कह रही है, अवैध जो बार-बार घुसपैठिए कह हैं रहे उनको थे। बाहर कर दिया जाए, तो इसका तो स्वागत करिए, इसका स्वागत करिए। राकेश भाई, ये बार बार कह रहे हैं कि 15 साल से क्यों नहीं गया? हाँ, अरे ठीक भाई, है, 15 उस साल पर से आएंगे। लोकल एडमिशन खान साहब एक और सवाल, फिर मैं अनिला जी आता हूं। खान साहब एक और सवाल, कल अखिलेश यादव जी ने कहा, अरे सुनिए सर, सुनिए ना खान साहब, खान साहब सुनिए, 12 साल की बात कर रहा हूं अरे मैं। सवाल सुनिए खान साहब, जी। आपकी पार्टी के मुखिया ने कल कहा कि बंगाल में बीजेपी बताइए सरकार पांडे बनते जी। ही ओबीसी आरक्षण 17 से 7% हो गया। अब ये 17 से 7 इसलिए हुआ क्योंकि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था, जो कि संवैधानिक तौर पर अवैध है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण हम दे नहीं सकते हैं। तो यहां पर भी अब आरक्षण के बीच में तुष्टीकरण वाला खेल चल रहा है, इससे जीत लेंगे यूपी। नहीं, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। आरक्षण किसको नहीं मिलना चाहिए? जो आरक्षण किस में आते हैं, वो ओबीसी में आते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप 17 से 7 कर देंगे, ये चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा। अरे आरक्षण पूरा लागू कराएंगे, आरक्षण दे दे, क्यों दे दे आरक्षण? जाति जनगणना मुसलमानों कराएंगे को तो अल्पसंख्यक आयोग से भी बाहर निकालना चाहिए। इनकी संख्या अल्पसंख्यक नहीं रहे बचे आज की डेट में। एक मिनट नवीन भाई, बिल्कुल नहीं बचे। एक मिनट एमएच खान को बोलने दीजिए। एमएच खान सुनिए, आरक्षण मिलना, अरे खान साहब सुनिए ना, अभी अगले 1 मिनट आपके बीच में कोई नहीं आएगा। सुनिए, अगले 1 मिनट आपके बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन खान साहब ये समझाइए कि आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, उसका तो समर्थन है, उसकी एक व्यवस्था भी बनी हुई है, लेकिन भाई उस व्यवस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाए? आप ये चाहते हैं खान साहब? चुनाव में आकर के आप ये बवाला बचाते हैं। अरे खान साहब, चुनाव के पहले आपको खान याद साहब नहीं सुनिए ना आता? भाई, अरे सवाल सुनिए, आप ये चाहते हैं कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाए, ये आप चाहते हैं? मुस्लिम जातियों में ओबीसी नहीं है क्या? आपसे पूछता हूं पांडे जी, हाँ क्या है? मुस्लिम जातियों में ओबीसी नहीं है? अच्छा, कह है। दीजिए नहीं है। कहते क्यों नहीं आज तक? पसमानदा मुस्लिम समाज किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा बनाया। ठीक, पसमानदा नहीं दे रहे हो। अब सुनिए, अब सुनिए, आप बता दीजिए वो मुस्लिम में ओबीसी नहीं है। अरे मैं क्या बता दूं, जाकर कोलकाता हाईकोर्ट में पूछ लीजिए भाई। मैं क्या बता दूं एमएच खान, जाकर कोलकाता हाईकोर्ट से पूछिए, जिस कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों के शामिल करने को अवैध बताया और जिसको लेकर ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट गई। अब शुभेंदु की सरकार है तो उन्होंने वो याचिका वापस ले ली है, तो ये जाकर करिए। लेकिन अनिला सिंह, एक ये ट्रेलर तो इन्होंने दिखाया कि ये कह रहे हैं कि ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम जातियों को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि वो भी ओबीसी है, उनमें भी ओबीसी है। मेरी सभी को राम राम। और ये तमाशा तो हम देख ही रहे हैं, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है हम लोगों ने सोचा कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर जी नहीं, जो बेड़ियां जो थी वो पैरों में पड़ी रही और उसको और टाइट करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी से निकले हुए राजनीतिक दल ने किया। अगर हम हाल फिलहाल पश्चिमी बंगाल का पहले उदाहरण ले लेते हैं, वहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री बनी है, मैं कहूँ लगातार एक के बाद ऐसे वहां पे सरकारें बनी, ऐसे मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने घोर तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर करी है। पहले से ओबीसी में 66 जातियां जो है वो रिजर्व थी। इन्होंने, मैडम ने आके क्या किया, 77 और ऐड किया। 77 में से 75 जो थी जातियां वो मुसलमानों की थी। हमारा संविधान जो है इजाजत नहीं देता है कि धर्म के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलेगा, परंतु संविधान की गुहाई देने वालों ने संविधान का ही गला घोट कर, रेत कर वो काम किया जो कि लोकतंत्र की आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध था। यानी कि इन्होंने मुसलमानों को 77 में से 75 जो जातियां थी, 75 जो जातियां थी वो मुसलमानों को रिजर्व करके दे दी थी, जिसको मई 2024 में
जो हाई कोर्ट था, ऑनरेबल हाई कोर्ट था, उसने स्ट्राइक आउट किया क्योंकि ये टोटली जो संविधान के खिलाफ था। ये मैडम जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। आपने अभी खुद ही बताया कि किस प्रकार से शुभेंदु सरकार ने अभी एक बहुत मजबूत कदम उठाते हुए कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है और बहुत ही अच्छी पहल करी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव टोकरा जो है अखिलेश यादव जी लेकर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं भी एमएच खान साहब को देख रही थी। एमएच खान साहब, बधाई हो आपकी। हाँ, नीली टोपी की जगह अब आपने लाल टोपी पहन ली है, पर उनकी तरह गुंडे मत हो जाइएगा, आप शरीफ इंसान हैं। देखिए ऐसा छोड़िए मैडम, लोग तो पार्टियां बदलते रहते हैं। एमएच खान साहब कल कहीं और थे, आज कहीं और है। इस पर करेंगे तो आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग हैं, तो छोड़ दीजिए उधर क्यों जाना कि कल कौन किस पार्टी में था, उस पर डिबेट तो करनी नहीं। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अरे राकेश जी, मैं तो बधाई दे रही हूँ कि नीली टोपी की जगह लाल टोपी आ गई। बधाई कम, मुझे लगा कि आप तंग कस रहे हैं। मत अपनाइएगा क्योंकि लाल टोपी की ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, आप ये क्या आरक्षण प्लस तुष्टीकरण वाले फॉर्मूले से सहमत हैं या आपको इसमें लोचा लग रहा है संविधान के हिसाब से? अब मैं आपसे ये कहूंगा साहब कि हम वेलफेयर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? तुष्टीकरण, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मंडल कमीशन और ओबीसी रिजर्वेशन था ही नहीं सर। लेकिन उसके बाद आपने एक कमीशन बिठाया, स्टैट्यूटरी एक्ट्स पास होते हैं ना, तो इसका अब ये जो दुहाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्टेड हैं, जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि इक्वालिटी का राइट सबका है, सोशल इक्वालिटी का राइट भी सबका है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का राइट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट के लिए उसके लिए कदम उठाए। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि इस देश के नागरिक हैं, उनकी आर्थिक हालत, वो दलित थे, बैकवर्ड थे और परेशान थे, जिन कारणों से वो कन्वर्ट हुए। आप माइनॉरिटी कैसे कह सकते हो भाई? आप जो लोग माइनॉरिटी में थे आज वो मेजोरिटी में हो गए। कोई बात 11 स्टेट के अंदर तो वो जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में और वहां पे सनातनी जो है वो माइनॉरिटी हो गई। अरे पहले मैं आता हूं, एक बार जरा पूरी लेट्स टॉक वन बाय वन। जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, तो ये कहना साहब ये संवैधानिक नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी चेंज। नंबर 2, वो दलित और बैकवर्ड जो किसी कारणों से धर्म परिवर्तन करके 90% मुसलमान हमारे ही मुल्क के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, हमारा ही खून है, हमारा ही डीएनए है। उन्होंने धर्म जरूर बदला लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी और सोशल स्टेटस नहीं सुधरा, धर्म क्यों बदला नहीं सुधरा? विवेक भाई, धर्म क्यों बदला? धर्म बदलने के बहुत सारे कारण हैं और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में तलवार की वजह से नहीं, जिस तरीके से सप्रेशन ऑफ द दलित और बैकवर्ड हुआ था, जो पीड़ित थे, जिनको लगा हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया। विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन। आपने कहा सप्रेशन की वजह से धर्म बदल लिया। तो भाई जब सप्रेशन की वजह से धर्म बदल दिया फिर कहें का आरक्षण? क्योंकि आप जिस धर्म में गए आपके हिसाब से तो वहां सप्रेशन है नहीं, तो फिर कहें का आरक्षण? भाई आरक्षण इसीलिए तो था कि पिछड़ी जातियों को, दलित समुदायों को दबाया गया, उनके साथ अतीत में इतिहास में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको उससे बाहर निकालना है तो एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है और आरक्षण को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़ा किया गया। अब जब आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया कि भाई यहां पर सप्रेशन बहुत है, आप चले गए दूसरी जगह, तो फिर कहें का आरक्षण? इसलिए क्योंकि आपने धर्म छोड़ा जरूर, लेकिन आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका डेवलपमेंट नहीं बदला। अरे मतलब आप एक बैकवर्ड इंडिया सुनिए विवेक श्रीवास्तव, ईडब्ल्यूएस है उसके लिए, कि गरीबों को मिले आरक्षण, बाकी किसी को ना मिले। हटाओ ना सबकी बात। एक बैकवर्ड आपके आधार पर आरक्षण की मांग करो ना। तो लीजिए सर, सुनिए ना, 14.50% अगर मुसलमान है, क्या आप एक विकसित भारत में नहीं चाहते इस तबके की प्रगति हो? इसके इंस्टीट्यूशन हो, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं रोज के रोज। आपके लिए मैंने कुछ खास मंगवाया है, रुक जाइए। कौन से तबके की जरा बताइए, मैं निकालता हूं, निकालिए, बताइए कौन से तबके की। हाँ, आप मुसलमानों की बात करिए ना, बताइए उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारे डेटा है मेरे पास। अब ये बताइए, लाइए स्क्रीन पर लाइए। हाँ जी, अब ये संविधान मैंने आपके लिए मंगवा लिया। अब बताइए संविधान के कौन सा पन्ना, कौन सा सेक्शन में खोलूं? फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर खोलिए। नहीं सुनिए ना, जिसमें ये लिखा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण? जी नहीं, धर्म के आधार पे तो ये दिखा दो, उसमें कहां लिखा है बैकवर्ड के आधार पे? नहीं, कौन से धर्म के आधार पर आरक्षण? नहीं, कौन से धर्मनिरपेक्षता की बात यह संविधान करता है ना भाई। सुन लीजिए ना, धर्मनिरपेक्षता की बात यह संविधान करता है। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट सर, ठीक है, मेरी बात सुन, लेट्स टॉक नॉर्मली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसमें बैकवर्ड जाति के हिसाब से आरक्षण लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं लिखा है। तो बैकवर्ड होने की वजह से तो हिंदू धर्म छोड़ दिया, चले गए दूसरे धर्म में, क्योंकि यहाँ पर सप्रेशन था, यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर अब आप दो इश्यूज को कंफ्यूज ना करें। मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले बात करें, आप कंफ्यूज कर रहे हैं।
कैन आई स्पीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाई, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा है किसी जाति का नाम, बैकवर्डों का नाम, दलित का कहां नाम। धर्म का नाम लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म का सिर्फ नाम कहां सोशल लिखा है? सिक्योरिटी लिखा है। धर्म का नाम कहां लिखा Constitution है? में- अमेंडमेंट वाला मैं- धर्म का नाम कहां लिखा हुआ है? अरे बाबा, धर्मनिरपेक्षता आप की बात है कि नहीं संविधान में? एक मिनट सर, कहाँ लिखा है दलित रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? कहाँ लिखा है बैकवर्ड रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? विवेक कहाँ लिखा है श्रीवास्तव मंडल एक्सपोज हुए हैं। कमीशन? अनिला सिंह बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं। बोलिए अनिला सिंह। आप आधी नॉलेज दे रहे देखिए, हैं। ऐसा है आप कि अभी गलत कर रहे हैं। संविधान की बात कर रहे थे विवेक जी, सुन लीजिए। जी। है ना, राइट टू इक्वालिटी संविधान में लिखा है ना, फंडामेंटल Yes, राइट्स now में you are राइट टू correct. इक्वालिटी Article लिखा 14 to 19 नहीं, लिखा हुआ है ना। होल्ड ऑन, राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है। फिर आप मुझे Yes. बता दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ से आ जाता है? ये जाति कहाँ से आ जाती है? हम Exactly, मदरसा एक्ट को इतना exactly. ज्यादा एम्पावर क्यों कर दिया जाता है? बहुत ही सिस्टमैटिकली, because, स्ट्रेटेजिकली जो है ग्रुपों को legislature समाप्त is कर दिया empowered जाता to है। pass यहाँ राइट टू acts. इक्वालिटी नहीं आ जाती है। यहाँ पे जितने भी टेम्पल एंडाउमेंट्स है वो सरकार लेकर चली जाती है। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी नहीं आ जाती है। आप यहाँ पर बता दीजिए, मैं एक नहीं आपको 10 यहाँ पे उदाहरण दे देती हूँ कि वक्फ एक्ट जो है उसको इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया जाता है, वहां राइट टू इक्वालिटी कहाँ पर चली जाती है? राइट टू इक्वालिटी केवल आपके लिए एक ही कारण है कि उसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने राजनीतिक रोटियां सेक सके। इस राष्ट्र में तीन त्रासदी, इस राष्ट्र के लोगों को तीन त्रासदी का सामना करना पड़ा। इस्लामिक, ब्रिटिशर्स, तीसरा कांग्रेस। किस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली, सिस्टमेटिकली जो है 1 बिलियन से भी ज्यादा जो हिंदुस्तानी रहते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। हमारा देवता जो है कोर्ट पे खड़े होकर कहता है कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनना चाहिए, ये मेरी जन्मभूमि है। आपने पूरे विश्व में ऐसे कई उदाहरण देखा है, और आप बात करते हैं इक्वालिटी की। अरे इन धर्मों में तो कहा जाता है ना कि कोई जाति नहीं है, हम सब बराबर हैं, एक साथ मिलकर खाएंगे, एक साथ मिलकर नमाज अदा करेंगे। तो आप ये बता दीजिए, जब इनमें जातियां ही नहीं है और आप कह रहे हैं ये कमजोर है। अगर कमजोरी और आर्थिक रूप से कमजोर है, इन्होंने अगर अपना धर्म बदला था तो बताइए, मुसलमानों में जाट क्यों मिलते हैं, गुजर क्यों मिलते हैं, ठाकुर क्यों मिलते हैं, ब्राह्मण क्यों मिलते हैं? साहब तलवार की डर से जिन्होंने तलवार पहनी है उनको ये मत कहिए, ये मत कहिए कि उनकी कोई मजबूरी थी। उनकी मजबूरी ये हो सकती है, हाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डर के तहत किया हो, परंतु मेजोरिटी वो थे जिनको सत्ता का लाभ उठाना था। सत्ता का लाभ हमारे देश में मेजोरिटी पॉपुलेशन को, ठीक है। अब मैं आऊंगा विवेक भाई रुक जाइए जरा, मैं जगदीश से भी ये सवाल पूछ लूं और दानिश से मैं आपकी एक और बात का जवाब दूंगा सर, एक और बात का जवाब दूंगा। जगदीश भाई बोलिए, ये आरक्षण प्लस तुष्टीकरण का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव चाहते हैं, आप लोग सहमत हैं? भाई सबसे पहले तो अनिला बहन जी को और सभी पैनल वालों को, सुनने वालों को अमृतकाल की राम राम। ऐसा अमृतकाल भगवान दोबारा ना दिखाए। नहीं, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा कि आप राम राम कर रहे हैं। सब लड़ रहे हैं, ये अमृतकाल का नतीजा है। अब अनिला बहन ने कहा कि फायदा उठाते हुए, फायदा तो प्रधानमंत्री जी ने उठाया था। हम तो आज तक मुसलमान को मुसलमान ही समझते थे। 150 जाति एक दिन फोन पे आके गिनवा दी टेलीविजन पे आकर, पसमिंदा ये वो, उनका काम है ये फूट डालो और शासन करो। अच्छा, एक अपना आप काम करके चल दिए हैं और उन्होंने जो काम करना था उससे आज हम घमासान मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात है, आप भी बोलते रहिएगा। एक छोटी सी बात नहीं करेंगे महंगाई को लेकर। जगदीश भाई सुनिए ना, एक छोटी सी बात है, माफी के साथ, और छोटी सी बात यह है कि आपने कहा कि आप मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। लेकिन हिंदुओं को सिर्फ हिंदू नहीं समझते हैं सर। आप हिंदुओं को कभी ब्राह्मण समझते हैं, कभी क्षत्रिय समझते हैं, कभी कोई बैकवर्ड, कभी कोई जाति, कभी कोई जाति, कभी कोई जाति। आपका अरे भाई मैं तो कहता हूँ हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। पर मोदी जी बनने भी दें, कुछ रहे से पाप तड़का आप लोग लगा देते हैं। अरे भाईचारा खत्म कर दिया है, अब एक दूसरे की शादी में नहीं जाते। पता आपको कैसे हालात है, वो सोच ही नहीं रहे इसके हालात पता कैसे बना दिए हैं। एक दूसरे की शादी में नहीं जाते हैं। अरे पहले के नेता पार्लियामेंट में मुद्दों पर लड़ते थे, शाम को साथ बैठते थे। इतना ज्यादा बढ़ा दिया, भाईचारा था, उनकी जनसंख्या बढ़ा दी, उनको इतनी सुविधाएं दे दी कि वो कई राज्यों के अंदर नहीं सुविधाएं मिले। जरा दानिश को जोड़िए भाई, पीसीआर दानिश को लाइए डिबेट में। कमीशन दानिश कहाँ चले गए? दानिश कहाँ चले गए? दानिश को लाइए डिबेट में, दानिश को लाइए डिबेट में। हम घुसपैठिए निकाल देंगे, तुम्हारे बाप में बढ़ते घुसपैठिए बाहर निकालने की। अब सुनिए, तुम तो विवेक श्रीवास्तव उनके नाम पर वोट काट दोगे। जगदीश भाई जो करते आ रहे हो, थोड़ा सा मेरी आदत है सर फैक्ट चेक की। अब सुनिए, रुक जाइए, अरे रुकिए, ये तो क्लियर है। अरे रुकिए जगदीश जी, संविधान में आर्टिकल 15 का पॉइंट नंबर 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज
shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes. तो ये देखिए एडवांसमेंट की व्यवस्था तो है सर। अब आप समझ लीजिए, आप संविधान का इसका एक पन्ना मुझे खोलकर दिखाइए और एक पन्ना ये खोलकर दिखाइएगा विवेक श्रीवास्तव जहां धर्म के आधार पर आरक्षण की बातचीत हो। नहीं सर, बैक इसमें इस हिसाब से व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड एट दैट टाइम तब दलित आरक्षण की बात हुई थी, बैकवर्ड आरक्षण ठीक, आई एडमिट। सुनते रहिए सर। वीपी सिंह उसको लेकर के आए, वो पास हुआ और उसके बाद हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हाँ। तो समय के साथ जो हमारे देश के नागरिकों के जो तबके तो आप ये चाहते हैं कि अब इसमें आप ये चाहते हैं कि एक संशोधन हो और इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो जाए? नहीं, इसमें जो लोग उसी जाति के हैं, जैसे बढ़ई मुसलमान भी है, बढ़ई हिंदू भी है, तो उसके हिसाब से दोनों के डेवलपमेंट की बात की जाए, कोई मॉडल बनाया जाए, सरकार अपनी तरफ से कोई नया मॉडल भी दे सकती है। रेडी फॉर इट। इशारा करने बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे अगर इनको इतना ज्यादा इनको तरस आ रहा है एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी पर, मैं ये कहती हूँ कि देखिए यहाँ पे तरस करने की आवश्यकता नहीं है उनकी, वो आपके तरस के अधीन नहीं है। आप लोगों ने उनको विक्टिम कार्ड लेकर खड़े करने की आदत डाल दी है, उनको बिगाड़ने का काम आप लोगों ने किया है। और आज जब जब ये कहा जाता है कि नहीं इस देश में बराबरी का हिस्सा चलेगा सबका, तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि हर एक रिसोर्सेज पे तो हमारा पहला अधिकार है भाई। हमारे लिए आप कार सेवकों को गोलियों से भूनोगे, हमारे लिए आप हिंदुओं के जो मंदिर हैं उसमें देवता न स्थापित हो सके और मुकदमा चलता रहे, वो सुनिश्चित आप जैसे राजनीतिक दल करते हैं भाई। मुसलमान नहीं कहते, परंतु आप जो है, आप लोग जो हैं शाहबानों के केस को जो है 10 सेकंड लीजिएगा, उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक जो है क्रिमिनलाइज ना हो सके उसकी बहस करते हैं, और यहाँ हिंदू मुसलमान ना करें। नहीं मुसलमानों को नवीन जिंदल, एक तो सबसे अल्लाह को और ईश्वर को ना बांटो भाई, ये एक ही रूप जो है, नाम एक ही है। हाँ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रहे हैं जगदीश जी? अरे आज देश के अंदर, अरे चलिए वो जगदीश जी की इच्छा है, नवीन जी को बोलने दीजिए। पश्चिम बंगाल में जब से शुवेंदु अधिकारी जो है सरकार में आए, उनकी सरकार आई है और घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है, तब से पूरा का पूरा विपक्ष छाती पीटने लगा है। और ये सबको नजर आ रहा है कि भाई घुसपैठियों ने तो सबको खाया है ना। जिस सरकार आपकी बनवा दी होगी आपके गठबंधन की, लेकिन उन्होंने जो मुसलमान थे उनका भी हक खाया है, उन सबको बाहर जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राकेश भाई, क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत एक विश्व का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है जो सब जगह जा रहा है कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को सुविधाएं दी गई थी, अब वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। उनको अल्पसंख्यक आयोग से, कमीशन से, दर्जे से बाहर करना चाहिए। मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। नवीन जी, बीजेपी की सरकार है ना, वो ठीक है, आप फेवर करते हैं तो जाइए कहिए उधर सरकार देखिए क्या है क्या नहीं है। माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों से कहता हूं कि वो सरकार पर दबाव डालें। सरकार में आप है ना, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं कुछ दिन पहले थे। हाँ ठीक है, कुछ दिन पहले थे आप बीजेपी में, अच्छी बात, कल को हो सकता है आप फिर चले जाएं, वो बहुत अच्छी बात है। हर देश के हर सनातनी को जाना चाहिए उसमें। मैं तो जगदीश को भी कहता हूं, विवेक को भी कहता हूं कि वो भी भाजपा में जाए, कुछ अपना जीर्णोद्धार करें, लेकिन फिर भी ये देश के 140 करोड़ लोगों को दबाव डालना चाहिए सरकार के ऊपर कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कमीशन करना चाहिए। यूपी में ओवैसी की पार्टी ये चाह रही है कि जैसे केरल में मुस्लिम लीग सत्ता में आ गई, वैसे ही वो भी यहां पर सत्ता में आ जाए। तो ये मुस्लिम लीग वाले फॉर्मूले से आप लोग कैसे निपटेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग की बात तो बाद में होगी ना। पहले तो अनिला सिंह कह रही थी कि देश की आजादी में कौन लड़ा कौन नहीं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस बिरादरी का मिनिस्टर ये है, इस बिरादरी का मिनिस्टर ये है, इस बिरादरी का मिनिस्टर ये है। ये पार्लियामेंट में कहा गया है। पार्लियामेंट में एमपी एक दूसरे को गाली बक रहा है, ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। गाली और देखिए, आजादी की लड़ाई में जाना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए, सुनिए ना एमएच खान साहब, आप जिस पार्टी से हैं सर, आप सुनिए ना सर, सुनिए, आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के नेता तो रिपोर्टर्स की जाति पूछ लेते हैं, तो आप छोड़ दीजिए सर। आप पता नहीं कांग्रेस के साथ आपका यूपी के चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं होगा। सुनिए सर, पता नहीं कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन होगा कि नहीं यूपी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी कई बार तो कैबिनेट में या फिर वो अधिकारियों में पूछते हैं किसकी कितनी जाति है, इसकी लिस्ट वो लेकर आते हैं। तो पहले आप लोग अपने में मंथन कर लीजिए कितने लोगों की जाति देखनी है, कितने लोगों की जाति नहीं देखनी है। लेकिन दानिश,
आपका मॉडल तो मुस्लिम लीग वाला निकला भाई। आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलकर सत्ता में आएंगे। पांडे जी बात नहीं होने दे रहे हैं आप ये आता हूं एमएच खान साहब। दानिश ने अभी तक नहीं बोला है, रुक जाइए। मत करिए, हमारे भाईचारे की बात करूंगा, मेरे साथ नाइंसाफी मत करिए। अरे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, आपसे डिबेट की शुरुआत तो देश के साथ नाइंसाफी नहीं, एक मिनट नवीन जी प्लीज। हाँ बोलिए दानिश। पांडे जी 2 मिनट दे दो, भाईचारे की बात करूंगा। आप सबको नमस्कार। राकेश जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मैं तब से सुन रहा हूँ बड़े शांति से सरल लफ्जों में कि कौन क्या बोल रहा है, अनिला जी क्या बोल रहे हैं, नवीन जी क्या बोल रहे हैं, एमएस खान साहब क्या बोल रहे हैं, और आपके जो सवाल है हमारे ऊपर कि आपने जो बोला कि हम मुस्लिम लीग वाली मॉडल ला रहे हैं यूपी में। देखिए सर, अवैसी साहब का भाषण शायद लोगों ने या तो समझा नहीं सही से या फिर उसे तोड़ मड़ोड़ कर आप दिखा रहे हैं। अवैसी साहब का कहना है, अवैसी साहब का तो दिखाया ही नहीं। कौन सा अवैसी का बयान हमने तोड़ा? अवैसी साहब का मुस्लिम लीग वाले जो बयान पर आप लोग इतने मैंने कब कहा कि ओवैसी को तो मैंने कोट भी नहीं किया भाई। दानिश भाई सर आपने अभी बोला ना आप लोग मुस्लिम लोग वाली बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता इसरार अहमद, फिर से दोहरा रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता इसरार अहमद कह रहे हैं, और इसरार अहमद कह रहे हैं कि जैसे केरल में मुस्लिम लीग सत्ता में आई वैसे ही मुस्लिम लीडरशिप यूपी में भी खड़ा करनी चाहिए। इसी पर मैंने सवाल पूछा। देखिए आपके सवाल पर मेरा एक ही जवाब है सर। मुस्लिम लीग जब 1-2 सीट जीतकर केरल में मिनिस्ट्री पा सकती है, सरकारी इक्तिदार में हक पा सकती है। अरे 22 सीट है भाई, 1-2 सीट आप कह रहे हैं। तमिलनाडु की बात नहीं हो रही है, केरल की बात। मैं उत्तर प्रदेश पे क्यों नहीं कर सकते हम लोग, आप बताइए। मुस्लिम लीग की तरह उत्तर प्रदेश में एमआईएम क्यों नहीं उतर सकती? मतलब आपका लोगों की आवाज नहीं बन सकती? तो मैं वही तो कह रहा हूं, वही तो मैंने पूछा एक लाइन में कि आपका मॉडल मुस्लिम लीग वाला है। नहीं, हमारा मॉडल एमआईएम वाला है, लेकिन जो राजनीतिक है वो अपना असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला, ये ख्याली पुलाव छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में नवीन जी आप तो रहने दीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जिस मर्जी का मानो। मैं तो सनातनी हूँ, मैं सनातनी के साथ चलने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप जिसके प्रवक्ता बनो, कुछ भी बनो, आप कुछ नहीं आने वाले लोगों को ऐसे भ्रमित करिए। आप जैसे लोगों ने इस देश के अंदर विविधता पैदा करके लोगों में कड़वाहट पैदा करी। एक मिनट और लूंगा, जरा एमएच खान साहब को रखिए दानिश के साथ। आखिरी 1 मिनट है, सुनिए। एमएच खान और दानिश को रखिए, एमएच खान और दानिश को रखिए। दानिश सुनिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ एक वोट कटवा है, और मुस्लिम लीग की बात आप सिर्फ वोट काटने के लिए कर रहे हैं, और यही आप यूपी में आपका अल्टीमेटली टारगेट है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से पूछे ना, उन्होंने इतने सालों से मुस्लिम्स के साथ, माइनॉरिटीज के साथ क्या किया उत्तर प्रदेश में? उन्होंने सिर्फ यूज किया उत्तर प्रदेश में। और जो चीज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कर चली गई, आज वही चीज अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछ ही लेता हूं। बोलिए एमएच खान साहब, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर शो खत्म करूंगा। इनका क्या जवाब दे? आप पूछिए सवाल, इनका इन्हीं का जवाब दे दीजिए भाई। पूछे सवाल तो आपका सवाल जवाब दूंगा मैं। मैंने उन्हीं के सवाल का जवाब देने वाला हूं। जवाब नहीं है ये राकेश जी, इनके पास जवाब नहीं है। इनका क्या जवाब नहीं है राकेश जी? नहीं, इनका क्या जवाब दूंगा? जो आदमी सिर्फ मुसलमान करता हो उसका जवाब क्या दे हम? अरे भाई आप सोचिए ना, जो मुसलमान करता हो, हमारी भाषा नहीं है ये, हमारी भाषा नहीं है। वक्त इतना ही है, ये देखा जाएगा कौन वोट कटवा है, क्या है। बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है कि तुष्टीकरण एक बड़ा टूल होगा आने वाले चुनाव। हमारी पार्टी आप सबका बहुत